आज हम लोग इस वीडियो में हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम मॉडल, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन तथा पैकेजिंग ऑफ डीएनए का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के रूप, फॉर्म्स ऑफ डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे इस समय बी डीएनए कहा जाता है। बी डीएनए सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इस डीएनए में प्रत्येक समाक्षार जोड़ी की अक्षीय मोटाई 0.34 nm होती है और इसमें कुल 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार अब एक और डीएनए, ए डीएनए का पता चला है, जिसमें प्रत्येक कुंडल में 11 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियां होती हैं। संभवतः बी डीएनए के कुछ विशिष्ट खंड केंद्रक द्रव में जल की कमी होने पर ए डीएनए में बदल जाते हैं। सन 1979 में वांग एवं रिच नाम के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बी डीएनए का ऐसा खंड जिसमें समाक्षारों का अनुक्रम CG अर्थात साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन होता है, उच्च लवणता की दशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कुंडलित हो जाता है। यह द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिग-जैग होती है और इसके प्रत्येक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 12 जोड़ियां में होती हैं। इसे जेड डीएनए कहा जाता है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए हमारे बॉडी में किस प्रकार पैक रहता है, क्योंकि डीएनए की लंबाई इतनी लंबी होती है कि हम लोग सूर्य को नाप सकते हैं, इतनी दूरी होती है। लेकिन यह डीएनए हमारे गुणसूत्रों में किस प्रकार कुंडलित होता है, उसी के अध्ययन को हम लोग डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे होते हैं। जैसे अगर हम लोग इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु का उदाहरण लें तो इसके न्यूक्लियाइड में स्थित अकेला डीएनए अणु की लंबाई लगभग 1.7 mm होती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में डीएनए के 46 अणु होते हैं। इनकी औसत लंबाई 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर और कुल लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, जबकि स्वयं केंद्रक का व्यास लगभग 4 म्यू से 10 म्यू ही होता है। हमारे शरीर में लगभग 10⁻14 कोशिकाएं होती हैं और इनमें उपस्थित डीएनए अणुओं की कुल लंबाई 2 × 10⁻14 मीटर अर्थात 2 × 10⁻11 किलोमीटर होती है। अर्थात हमारे शरीर का पूरा डीएनए सूर्य की लंबाई को 100 बार नाप सकता है। इतना बड़ा डीएनए हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में, हमारे केंद्रक में, हमारे गुणसूत्र में किस प्रकार पैक होता है, इसे डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अतः केंद्रक में समाने के लिए, केंद्रक में व्यवस्थित होने के लिए डीएनए अणु अत्यधिक कुंडलित होकर बहुत ही सघन त्रिविम आकृतियों में संगठित हो जाते हैं। संघनन द्वारा डीएनए अणुओं के इस संरचनात्मक संगठन को हम 3 स्तर में बांट सकते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक संरचना। कुछ प्रोटीन की सहायता से कई बार डीएनए के कुंडलन को पराकुंडलन या सुपर कॉइलिंग कहते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए के अणुओं की जोड़ियों में प्रत्येक अणु कई प्रकार के प्रोटीन अणुओं से अस्थायी रूप से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन का सम्मिश्र बनाते हैं, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अतः डीएनए अणु एक क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है। केंद्रक में अनेक क्रोमेटिन फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर फैलकर
जाल की तरह लिपटे रहते हैं, बार बार तंतु बल खाकर कुंडलीकरण करते हैं। अतः इन्हें सोलिनॉइड सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। क्रोमेटिन में डीएनए अणु से जुड़ी प्रोटीन में 90% हिस्टोन प्रोटीन होती है तथा शेष नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन 5 प्रकार की धनावेशित क्षारीय प्रोटीन संरचनाओं से बनी होती है। इसे H1, H2A, H2B, H3 और H4 के नाम से जानते हैं। इन पूरी हिस्टोन प्रोटीन में H1 प्रोटीन अणुओं की संख्या कुल हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 की आधी होती है, अर्थात आधा H1 प्रोटीन होती है और इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन के कुल प्रोटीन का भाग होता है। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के तंतु हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर 2 बार लिपटकर पुनः लिंकर डीएनए के माध्यम से फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के H1 भाग दोनों 2 हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए से लिंक कराता है और हिस्टोन प्रोटीन के अन्य पार्टिकल्स H2A, H2B, H3 और H4 2 भागों में जुड़ करके डीएनए के धागों को कुंडलित करते हैं। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए अणुओं के सोलेनॉइड पराकुंडलन को 3 चरणों में बांट सकते हैं। सन 1960 में मॉरिस विल्किंसन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा तथा सन 1974 में एडा एवं ओलिंस ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा क्रोमेटिन फाइबर्स को नमक के तनुघोल में डालकर या इन तंतुओं को खींचकर देखा कि डीएनए तंतु माला के दानों जैसा नियमित अंतरालों पर हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बने छोटे छोटे पिंडों पर लिपटा होता है, जिन्हें क्रोड या कोर पार्टिकल्स कहा जाता है। डीएनए अणु के छोटे छोटे खंड कोर पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इन खंडों को डीएनए लिंकर डीएनए कहते हैं। एक कोर पार्टिकल्स तथा इसे अगले कण से जोड़ने वाले योजक खंड को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। कोर पार्टिकल्स की मोटाई 10 nm तथा लिंकर डीएनए 1 nm लंबा होता है, अतः न्यूक्लियोसोम कण की मोटाई 11 nm होती है। कोर्नबर्ग ने पता लगाया कि प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में डीएनए अणु की लगभग 200 समाचार जोड़ियां अर्थात बेस पेयर्स लिपटी होती हैं। सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का सेकेंड स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। आरोन क्लग नामक वैज्ञानिक ने 1978 में पता लगाया कि डीएनए अणु रस्सी की भांति ऐंठ कर इस प्रकार कुंडलित हो जाते हैं कि यह 30 nm मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेते हैं, जिसे सोलेनॉइड संरचना कहते हैं, और मूल डीएनए अणु का 40 फोल्ड संघनन हो जाता है। सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा कि लिंकर डीएनए के माध्यम से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए के तंतु 2 बार लिपटकर पुनः दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और 10 nm हिस्टोन प्रोटीन की मोटाई होती है और 1 nm लिंकर डीएनए का मिलाकर के कुल 11 nm मोटा डीएनए पार्टिकल्स हिस्टोन प्रोटीन से बनाता है। और सेकेंड स्टेप में ये पुनः जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिंकर डीएनए है ये कुंडलित होकर के लगभग 40 बार ये संघनित होकर के एक कुंडलन बनाता है, जिसकी मोटाई लगभग 30 nm हो जाती है। यह
सुपर कॉइलिंग का सेकेंड स्टेप कहलाता है। थर्ड स्टेप इन सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए अणु के परागकुंडलन के तीसरे चरण में 30 एनएम सोलेनॉइड तंतु अनेक लगभग 0.3 एनएम लंबे छल्ले के रूप में वलित हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तंतुवत नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन छल्लों को मचान इसके फोल्ड की भांति एकत्रित कर सहारा देने का कार्य करता है। इस प्रकार कुंडलन एक ब्रुश की भांति दिखाई देने लगते हैं। इसका व्यास 300 एनएम होता है। इसमें डीएनए अणु 1000 गुना संघनित हो जाता है। इसके बाद इसका व्यास 700 एनएम हो जाता है, जो छड़नुमा गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स का निर्माण करता है। द्विगुणित गुणसूत्र लगभग 1400 एनएम मोटा होता है। इसके प्रत्येक क्रोमेटिड्स में डीएनए अणु का संघनन 5000 से 10,000 गुना होता है। हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन। अविभाजन की दशा में नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में एक सामान्य वृद्धिशील कोशिका में क्रोमेटिन तंतुओं के अधिकांश भाग बहुत ही कम संघनित होते हैं। इनका संघनन 1000 गुना होता है। इस क्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन कहते हैं, अर्थात केंद्रक में क्रोमेटिन धागे बिखरे हुए होते हैं, जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। इसमें जीन सक्रिय होते हैं जो कि कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन करते हैं। यूक्रोमेटिन केंद्रक में काफ़ी छितरा होता है और रंजकों का हल्का रंग लेने के कारण अर्थात स्टेन करने से यह हल्का रंग जाता है। इसके बाद प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देता है। अब हेट्रोक्रोमेटिन की बात करेंगे। क्रोमेटिन तंतुओं के शेष भाग लगभग उतने ही संघनित होते हैं जितने कि एक विभाजित हो रही कोशिका के गुणसूत्रों में क्रोमेटिन तंतु। अतः इनके जीन सदैव निष्क्रिय रहते हैं। इस क्रोमेटिन को पराक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ये तंतु केंद्रक के परिधि भागों में कई पिंडों के रूप में होते हैं। ये पिंड रंजकों का गहरा रंग ले लेते हैं, अर्थात ये गहरे स्टेन में रंग जाते हैं। अतः ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए अणु से संबद्ध प्रोटीन की मात्रा इसके आधे से कुछ अधिक होती है। इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है हिस्टोन प्रोटीन जो लगभग 90% होती है, और दूसरी प्रोटीन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसकी मात्रा 10% होती है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की छोटी और धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होती है। इन्हें H1, H2A, H2B, H3 और H4 के नाम से जानते हैं। H1 प्रोटीन अणुओं की संख्या आधी होती है, जबकि H2A, H2B, H3 और H4 की संख्या बराबर होती है। सभी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन लगभग समान होती है, जो वंशागत होती रहती है। हिस्टोन प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन होती है जो डीएनए के परागकुंडलन में भाग लेती है, अर्थात सुपर कॉइलिंग में हिस्टोन प्रोटीन का विशेष योगदान होता है। H1 प्रोटीन डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन को जोड़ने का काम करती है, जबकि H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर ऑक्टोमर का निर्माण करते हैं। इस ऑक्टोमर में अगर H2B ऊपर है तो उसके नीचे H2A होगा, H2A ऊपर है तो एक बार H2B उसके नीचे होगा। उसी प्रकार H3 ऊपर तो H4 नीचे, और H4 ऊपर तो H3 नीचे, और ये आपस में मिलकर के
ऑक्टोमर का निर्माण करते हैं। इसी के ऊपर डीएनए के जो धागे होते हैं वो 2 बार लिपट कर पुनः आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ करके पूरे क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन की चर्चा करेंगे। हिस्टोन के अतिरिक्त कई प्रकार की बड़ी ऋणात्मक आवेशी तथा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों ही प्रकार की अधिकांश अम्लीय प्रोटीन्स होती है जो डीएनए के परागकुंडलन या द्विगुणन या लिप्यांतरण रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन आदि का नियंत्रण करती है, जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं।